नमस्कार साथियों, ओम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब घर में स्वस्थ एवं कुशल होंगे। साथियों, अपनी अंतिम क्लास में हम लोग समास पे चर्चा कर रहे थे और अपने अंतिम लेक्चर में हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और उसके विभिन्न प्रकार जो हैं उस पे अध्ययन हम लोग कर रहे थे और अपनी चर्चा को हम लोगों ने अपादान कारक तक, शायद हम लोगों ने अपादान तत्पुरुष समास तक अपनी चर्चा पूर्ण कर ली थी और उसके बाद की कक्षा आज से हमको प्रारंभ करनी थी। और आज के ही टर्म में हम लोग प्रयास करेंगे कि समास के कुछ अभ्यास के प्रश्न भी हम आपके सामने रखें, जिसको कि आप लोग हम और आप मिलकर के करें। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले एक बार हम इसका छोटा सा रिवीजन कर लें कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो साथियों, तत्पुरुष समास की जब परिभाषा हमने पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा समास जिसमें दो पदों के मध्य में क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, किसका प्रयोग होता है? कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, या जब हम उन पदों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों पदों के मध्य से कारक विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित जो समास होता है वह कौन सा समास कहलाता है? हमारा वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। और चूंकि इसमें शब्द क्या आया था, कारक और विभक्ति। तो मित्रों, हम लोगों ने चर्चा की थी कि कारक और विभक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो 8 प्रकार की होती है। तो उन्हीं 8 में से 6 प्रकार, ठीक है, कितने कारकों को लिया था हम लोगों ने? 6 कारकों को लेकर के हमने तत्पुरुष समास के कुछ भेदों पे चर्चा की थी। ठीक है ना, और वो कहां से थे? हमारे कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक। ठीक है ना, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक हमारे तत्पुरुष समास थे। तो उसी का हम लोगों ने प्रारंभ किया था। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना संबंध कारक, संबंध कारक तत्पुरुष समास, है ना। संबंध कारक तत्पुरुष समास। साथियों, क्या होता है संबंध कारक तत्पुरुष समास? या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही चीज कि परिभाषा तत्पुरुष समास की क्या कहती है कि हमारे जो दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, तो जब हम क्या करते हैं कि इनको मिलाते हैं तो इसके बीच से क्या होता है, इसके बीच से एक क्या होता है, कारक या चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, कारक या विभक्ति का प्रयोग होता है, वो क्या होता है, लोप हो जाता है। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी कि जो संबंध कारक होता है साथियों, इसका विभक्ति अथवा चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति अथवा चिन्ह होता है का, की, के। क्या होता है? का, की, के। ठीक है, या इसी का एक चिन्ह होता है रा, री, रे। ठीक है ना, का, की, के या रा, री, रे। तो जब हम लोग संबंध कारक तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो हम लोग इन कारक चिन्हों में से बहुधा ये का, की, के, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कारकों की बात करेंगे तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, का, की, के, रा, री, रे और भी इसके अन्य भेदों की।
लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लोग तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं, संबंध कारक तत्पुरुष समास की, इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास के अंतर्गत, तो हम लोगों को जो चिन्ह के रूप में मिलता है वो बहुधा क्या मिलता है, का, की, के। क्यों मिलता है इसकी चर्चा जब हम लोग कारक का अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत विधिवत रूप से उसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इस चीज को समझ लें शॉर्ट के लिए कि जब संबंध कारक तत्पुरुष समास का हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं या चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में हमारा दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग होता है, यानी जब हम उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, विग्रह करेंगे पद का, तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा, का, की, के। और जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने में यानी समास करते समय ये जो ये चिन्ह आ रहा होगा इसका लोप हो जाएगा। देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे बहुत सरल सा एग्जांपल है, हमने लिखा राजपुत्र, ठीक है ना। और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जैसे अन्नदान, ठीक है, अन्नदान। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिख लिया, देशभक्त, ठीक है ना, देशभक्त। तो देखिए यहां पे ये एक आपका सामासिक पद है, ये आपका क्या, एक सामासिक पद है। जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो देखिए यहां क्या मिलता है, इसका विग्रह करने पे मिलता है हमें राजा का पुत्र। क्या मिला साथियों, राजा का पुत्र। दूसरा जब हमने लिखा अन्नदान, तो यहां क्या मिला, अन्न का दान, अन्न का दान। तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा या उदाहरण देखा हम लोगों ने, देशभक्त, तो ये क्या मिला, देश का भक्त, ठीक है, देश का भक्त। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा मंत्री परिषद, लिखा हमने मंत्री परिषद। तो जब हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या बनेगा, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। अब इन चारों एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, तो देखिए जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो यहां पे हम लोगों को मिलता है कि यहां पे एक पद क्या है, एक पद है आपका राजा और दूसरा पद क्या है, पुत्र। दूसरा पद क्या है, पुत्र। तो इस जब सामासिक पद का हमने क्या किया, विग्रह किया, तो इन दो पदों के बीच में देखिए हमें क्या चिन्ह मिला, चिन्ह मिला का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल पे अगर हम लोग अपनी चर्चा करें, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो अन्नदान, ये क्या बना आपका, अन्न का दान। यहां भी देखिए हमें बीच में क्या मिला, का चिन्ह या का विभक्ति के रूप में प्रयोग हुआ। देशभक्त में देखिए ये क्या, देश का भक्त, ठीक है ना, देश का भक्त। और ये मंत्री परिषद की जब हम लोगों ने चर्चा की तो क्या बना, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। तो यहां पे देखिए आपके जो भी हमारे उदाहरण है उसमें देखिए दोनों पदों के बीच में क्या, का अथवा की, ठीक है। इसी प्रकार क्या एक चिन्ह का क्या होगा, के चिन्ह, इसका प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे जहां पे बीच में आपको क्या मिलेगा, का, की, के, इस प्रकार के अगर चिन्ह मिलेंगे तो वो आपके तत्पुरुष समास के किस भेद के अंतर्गत जाएंगे, वो जाएंगे संबंध कारक तत्पुरुष समास अथवा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। क्लियर है। इस प्रकार के आप अपनी किताबों में पढ़िएगा तो आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। पहचान आपके सामने है। अगर दो पदों के बीच में आपको क्या, का, की, के चिन्ह के रूप में प्राप्त होता है तो वहां पे कौन सा होगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास या षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, आइए हम लोग इसके एक अन्य और अंतिम प्रकार पे चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास का जो एक प्रकार है वो है आपका
अधिकरण कारक अथवा सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक अथवा सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो इसमें भी वही चीज है कि इसकी परिभाषा क्या कहती है कि चिन्ह के रूप में या विभक्ति के रूप में यहां पर दोनों पदों के मध्य में, दो पदों के मध्य में अथवा पर चिन्ह का, ये दो चिन्ह याद रखेंगे साथियों कि जब किसकी बात हो रही होगी, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास की बात हो रही होगी, जब अधिकरण कारक तत्पुरुष समास की बात हो रही होगी तो वहां पर हमें दोनों पदों के मध्य में अथवा पर चिन्ह का प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा बनी ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें पदों के मध्य में अथवा पर चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है साथियों क्या, अधिकरण कारक तत्पुरुष या सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है ना। आइए उदाहरण के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं। जैसे अश्वारोही, अश्वारोही, ठीक है ना साथी। दूसरा हमने लिखा रथारूढ़, रथारूढ़। और एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, सिर दर्द। ठीक है। अब देखिए जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, ये दो पदों में टूटेगा। एक पद बनेगा आपका अश्व, अश्व, और दूसरा पद बनेगा आरोही। दूसरा पद क्या बनेगा, आरोही। ठीक है ना। तो देखिए जब मैं इसको तोड़ा बना तो अश्व आरोही, तो बीच में देखिए शब्द क्या आएगा, अश्वारोही, मतलब अश्व पर आरोही, अश्व पर आरोही। इसी प्रकार ये हमारे जो शब्द है आरोही का मतलब होता है सवार। ठीक है ना, सवार, सवार का मतलब जैसे अश्वारोही का मतलब घोड़े पर सवार। ठीक है ना, जो घोड़े पर सवार या घोड़े पे बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा वही क्या कहलाएगा, अश्वारोही। इसी प्रकार रथ पे सवार या रथ पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, रथारूढ़। तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे रथारूढ़ को बोलेंगे रथ धन आरूढ़। किसमें तोड़ेंगे, रथ धन आरूढ़। और ये जो बीच में है आपका पद क्या आ जाएगा, रथ पर आरूढ़। ठीक है ना। इसी प्रकार ये शब्द क्या है, यहां पे दो शब्द हैं, क्या क्या है, एक शब्द है आपका सिर, एक शब्द है आपका सिर, दूसरा शब्द है आपका दर्द। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या लगाएंगे, या तो में या पर। क्या यहां हम पर लगा सकते हैं, सिर पर दर्द नहीं। अगर शुद्ध रूप से बोलना चाहेंगे तो क्या बनेगा, सिर में, इसी तरह बदन दर्द, कमर दर्द, कोई भी। ठीक है। तो जितने भी ये शब्द होंगे ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अधिकरण कारक अथवा सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अधिकरण कारक अथवा तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जिसमें आपको बीच में क्या मिलेगा, पदों के बीच में चिन्ह पर अथवा में, पर अथवा में चिन्ह मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आपका तत्पुरुष समास का जो टॉपिक है वो यहाँ पे, या इसके जो भेद है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसकी चर्चा की, हम लोगों ने कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भेदों के हम लोगों ने इसके अंतर्गत चर्चा की। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिए पेपर में कभी कभी क्या करता है, इसके अलावा तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद होते हैं। वर्तमान में पेपरों में उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए उसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साथियों जब क्या होता है कि जब हम इसके उपभेद की चर्चा करते हैं, तत्पुरुष समास के जो हमने भेद पढ़े वो तो ये हैं, उसके अलावा कुछ उसके उपभेद है जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। उनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण भेद हैं। एक है आपका नन तत्पुरुष समास। ठीक है, वर्तमान में पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है नन तत्पुरुष समास। और दूसरा आपका है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है ना साथियों, इस पे हम लोग अपना 2 चर्चा को कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, पेपर में ये वर्तमान में काफी पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं नंस तत्पुरुष समास क्या होता है और लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है। बड़ा सरल सा होता है, बस आपको समझने का थोड़ा सा आप समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां लिखा नन तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि उपसर्गों के प्रयोग से, आप लोगों का अगर ध्यान हो तो आप लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें कि हमने पढ़ाया था कि उपसर्गों का प्रयोग जो होता है वो प्रायः किस समास में होता है, वो प्रायः अव्ययी भाव समास के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, उपसर्गों के प्रयोग से बने हुए जो पद होते हैं वो सामान्यतः किस समास के अंतर्गत आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी उपसर्गों से बने हुए शब्द आते हैं? ठीक है, क्या सभी उपसर्गों से बने हुए शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे? तो इसका आंसर होता है नहीं। कुछ उपसर्गों को हमने अलग से भी पढ़ा था। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग चर्चा करें तो जब हम लोगों ने बात करी थी आपकी कर्मधारय समास की, तो जब हम लोगों ने कर्मधारय समास पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पॉइंट बना करके चीज लिखा था कि प्रायः ऐसे शब्द जिनमें पहले पद के रूप में किसका, पहले पद के रूप में महा उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, महा उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो महा उपसर्ग से बने हुए शब्द प्रायः किसके अंतर्गत जाते हैं, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, तो एक समास तो हमारा यहां से कट गया था, क्या कि महा उपसर्ग से बने हुए शब्द जो थे वो किसके अंतर्गत जाते थे, कर्मधारय समास के अंतर्गत। और जब हम लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा था तो वहां पे भी हमने एक उपसर्ग की चर्चा की थी कि ये जो सा अथवा सह उपसर्ग होता है, सा अथवा सह उपसर्ग होता है, अगर इनके योग से कोई सामासिक पद बनता है, ठीक है, तो वो समासिक पद जो होगा उसमें समास आपका कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो देखिए एक चर्चा तो हो गई कि सभी उपसर्गों से बने शब्द अव्ययी भाव के अंतर्गत नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से 2 उपसर्गों की हम लोग चर्चा और करेंगे। देखिए यहां पे देखिए ये क्या ना लगा है, तो इसी से थोड़ा सा याद रखने के लिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, याद रखने के लिए इसका ना का मान लीजिए अगर उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ तो ये ना क्या हो गया, नहीं के अर्थ में हो गया। ठीक है ना, नहीं के अर्थ में हो गया। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे कि नन तत्पुरुष समास जो होता है, नन तत्पुरुष समास क्या कहता है कि इसमें आ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका, इस पॉइंट को आप लोग लिख ले, आ तथा अन उपसर्गों के प्रयोग से, उपसर्गों के प्रयोग से, यानी ऐसा समास जिसमें उपसर्ग के रूप में क्या आ अथवा अन मिल रहा हो और उसका अर्थ जो हो, और उसका अर्थ जो हो वो कैसा हो, नकारात्मक हो
कैसा हो, नकारात्मक हो, तो इस प्रकार का जो समास होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, नंद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, नंद तत्पुरुष समास के अंतर्गत। देखिए इसके उदाहरण कैसे होंगे, जैसे हमने लिखा अजन्मा, ठीक है, अजन्मा। दूसरा मैंने लिखा अनायास, ठीक है। तीसरा हमने लिखा अनावरण, ठीक है ना। एक एग्जांपल हमने लिखा अपठित, ठीक है ना। ये 4 एग्जांपल आपके सामने हैं। अब इसमें से देखिए, पहला बना क्या, अजन्मा। तो देखिए ये शब्द में क्या है, एक उपसर्ग क्या लगा है, आ, और दूसरा मूल शब्द इसका है जन्म या जन्मा, ठीक है ना। अनायास में क्या बना है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा अन्न धन आयास, अन्न धन आयास। इसी तरह अनावरण में हमारा एक उपसर्ग है क्या, अन्न धन आवरण, अन्न धन आवरण। और अपठित में है आधन पठित। तो यहां देखिए पहले पद में हमें क्या, आ अथवा अन उपसर्ग के रूप में मिल रहे हैं, और इसका अर्थ देखिए जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अजन्मा में बनेगा आ धन जन्मा। तो क्या हो गया, जिसका जन्म आ मतलब नहीं हुआ है। तो इसका देखिए अर्थ कैसा मिल गया, अर्थ इसका मिल गया नकारात्मक अर्थ मिल गया, अर्थ इसका कैसा मिल गया, नकारात्मक अर्थ मिल गया। इसी तरह अन आयास यानी आयास नहीं है जो, अन आवरण आवरण नहीं है जिसपे, ठीक है ना। अनावरण का मतलब क्या, आवरण, अन मतलब नहीं है जिसपे, वही क्या होगा अनावरण। और अपठित में पठित, आ मतलब नहीं है जो, पठित नहीं है जो, यानी इन सब के अर्थ हमें कैसे मिल गए, नकारात्मक मिल गए। और उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ, उपसर्ग के रूप में देखिए आ अथवा अन का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार का जो समास होगा साथियों वो हमारा किसके अंतर्गत चला जाएगा, नंद तत्पुरुष समास के अंतर्गत। एक बात यहां पे हम आपको और चर्चा के माध्यम से करेंगे कि अगर पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए और अगर वहां पे ये तत्पुरुष नंद तत्पुरुष समास ना दिया हो, नंद तत्पुरुष समास ना दिया गया हो, तो वहां पे फिर अब ऑप्शन के रूप में आप किसका चयन करेंगे। यहां पे आपको क्या मिल रहा है ये, अब जब अगर वहां पे नंद तत्पुरुष समास नहीं होगा तो यहां पे ये उपसर्ग के रूप में लिया जाएगा। और हम लोगों ने उपसर्गों की चर्चा जब की थी तो क्या कहा गया था कि प्रायः उपसर्गों से बने हुए जो शब्द होते हैं या सामासिक पद होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि जब हम चर्चा करेंगे ना कि जब वहां पे नंद तत्पुरुष समास नहीं होगा तो इन प्रश्नों का आंसर किसके अंतर्गत आ जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा, अव्ययी भाव। तो अगर नंद तत्पुरुष समास दिया तब तो आप उसको सीधे सीधे लगा देंगे, और अगर नंद तत्पुरुष समास नहीं दिया होगा तो आप उसको किसके अंतर्गत ले जाएंगे, अव्ययी भाव। क्योंकि ये क्या है, ये सभी के सभी क्या उपसर्ग हैं, क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्गों के कारण वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अब हम लोग इसके दूसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो देखिए लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जब आप इसको देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, इसका नाम जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है लुप्त पद। लुप्त का मतलब क्या होना, गायब हो जाना। और क्या गायब हो जाना, पद का गायब हो जाना। क्या गायब हो जाना, पद का गायब हो जाना। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग चर्चा क्या करते थे, अभी तक जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि बीच से क्या किसका लोप होता था, कारक अथवा चिन्हों का लोप हो जाता था। किसका, कारक अथवा चिन्हों का लोप होता था। लेकिन जब हम लुप्त पद तत्पुरुष समास पर करेंगे तो इसमें क्या होगा, चिन्हों का या कारकों का प्रयोग ना होकर के दो पदों के बीच में पूरा का पूरा एक पद लुप्त हो जाएगा।
साथियों समझ पा रहे हैं? अब पद लुप्त होने का मतलब क्या है? तो पद आपको जानना चाहिए कि पद क्या है। तो पद, जब हम लोगों ने आपको सबसे पहले चर्चा प्रारंभ की थी तो वहां पे आपको बताया था कि पद क्या होता है। पद जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है, यानी एक से अधिक शब्द, ठीक है, एक से अधिक शब्द जब एक प्रयोग किए जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक हम लोग कारक और चिन्हों की बात करें तो वहां पे तो आपको एक चिन्ह के रूप में मिल रहा था, हर विभक्ति का एक चिन्ह था, ठीक है, वो लुप्त हो जा रहा था, वो बीच से हट जा रहा था। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास की, तो यहां पे क्या कारक चिन्ह का प्रयोग ना होकर के बीच से क्या हो रहा होगा? एक पद यानी शब्दों का एक समूह होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है? तो लिखेंगे ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें सामासिक पदों के मध्य पद लुप्त हो जाता है। क्या होता है? पद लुप्त हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। ये तो देखो इसकी परिभाषा। अब देखिए समझेंगे कैसे, बहुत सरल सा एग्जांपल। जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, दही बड़ा, ठीक है ना। पहले इसी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, दही बड़ा। अब जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहां पे देखिए एक पद क्या है? दही, और दूसरा पद क्या है? बड़ा, ठीक है ना, दही बड़ा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीच में इसके क्या ला सकते हैं? क्या हम इसके बीच में किसका प्रयोग कर सकते हैं? जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं? दही और बड़ा, दही और बड़ा। देखिए दही और बड़ा बोला तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इसका भाव को समझने का प्रयास कीजिए। बोला आपने कहा सर ठीक है दही और बड़ा बोला, तो हम एक काम करते हैं, आपको ऐसे एक में दही दे रहे हैं और एक बर्तन में बड़ा दे रहे हैं। भाई दोनों ही चीजें तो आपके पास है, एक पद क्या है? दही, और दूसरा पद क्या है? बड़ा है, और दोनों ही चीजें तो दो, देखिए एक दही हो गया और एक बड़ा हो गया, तो दोनों के बीच में दही और बड़े का मतलब क्या हो गया? दही अलग है और बड़ा अलग है। तो ऐसे हमने आपके सामने का रख दिया, तो क्या वो दही बड़ा कहलाएगा? कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा। तो ये बनता क्या है? जब इसका अर्थ निकालते हैं तो आप इसके अर्थ में क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं दही में डूबा हुआ बड़ा, यही तो बोलते हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक पद ये दही लिखा हुआ है और एक पद ये क्या लिखा हुआ है? बड़ा लिखा हुआ है। इन दोनों पदों के बीच में देखिए, एक में, एक डूबा, एक हुआ, ठीक है। ये पूरा क्या हुआ? एक शब्दों का समूह है, एक शब्दों का समूह है। तो शब्दों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं क्या? पद बोलते हैं ना। शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो देखिए इन दो क्या हुआ? दो पदों के बीच से पूरा का पूरा क्या हुआ? जब हमने इसको जोड़ा और एक नया समासिक पद बनाया तो इसके बीच से क्या हुआ? पूरा का पूरा एक पद गायब हो गया। पूरा का पूरा पद, पद का गायब होना नहीं, पद का लुप्त होना। तो इस प्रकार से जो दही बड़ा हो गया वो आपका किसके अंतर्गत आ गया? वो किसके अंतर्गत आ गया? ये आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, बहुत चर्चित एग्जांपल है। ठीक है ना, रेलगाड़ी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जब हम इसका क्या करेंगे, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे, ठीक है ना, विग्रह करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली
गाड़ी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, पूरा पद हो गया। तो यहां रेल एक पद और गाड़ी एक पद के मध्य में ये पूरा का पूरा पद लुप्त हो गया। तो इस कारण यहां पे कौन सा समास हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष समास। एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग उसका विग्रह कीजिए, उसको तोड़ करके दिखाइए। जैसे मैंने बोला बैलगाड़ी, तोड़ के बताए कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या आपका क्या, बैल द्वारा, ये पूरा का पूरा एक पद है जहां पे दो पद क्या हो रहे हैं, एक बैल और एक गाड़ी। यहां से पूरा शब्दों का समूह क्या हो रहा है, आपका ये लुप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे या जो उदाहरण होंगे वो सब आपके किसके अंतर्गत चले जाएंगे, लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, एक हमने बताया आपको नज तत्पुरुष समास और दूसरा मैंने आपको बताया लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो साथियों इस प्रकार से आपके जो समास के टोटल भेद हैं और उसके अंतर्गत जो वर्तमान में हमसे पूछे जा रहे हैं, जो उसके उपभेदों की चर्चा है, वो भी हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। तो इस प्रकार से आपका जो समास का टॉपिक है ये पूर्ण रूप से आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास जो भी नोटबुक हो या जो भी अभ्यास पुस्तिका हो जिसके माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या करें, आप क्वेश्चंस को लगाएं। नियम आपके पास है, उन नियमों के आधार पे आप उत्तर को निकालने का प्रयास करें। और अगर उससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेजिए और हम भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम की जो अभ्यास की शीट है वो आप लोगों को चैनल के माध्यम से उस पर प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आज हम लोगों का समास का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट टर्न पे मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम लोग अपने अगले टर्न पे इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो आइए हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम क्या, जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अभ्यास सेशन। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जो अभ्यास सेशन कर रहे हैं तो उसकी पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग ये हमारा जो क्या है, ये चैनल है हमारा, ठीक है, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल हमारा जो है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको ज्वाइन करके आप इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां से हमारा जो अभ्यास सेशन है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उस पर आप आसानी से उसको आप घर में उसकी फोटोकॉपी करा करके या उसके माध्यम से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसके अन्य क्वेश्चंस भी जो है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको समाज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जाए, जिससे कि आप सुचारू रूप से उनका अभ्यास कर सकें, जो कि पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस होंगे या कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जिनके पेपरों में आने की संभावना होगी। ठीक है साथियों, तो आप लोग, ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग चर्चा अपनी और भी सुचारू रूप से करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है महोदय। ठीक है ना, महोदय शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए आपके पास सीधी सीधी पहचान है, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया था, बिना किसी लाग लपेट के इस शब्द को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो यह शब्द किसमें टूटेगा, महाधन। महाधन
उदय, आपके सामने दो पद मिल गए, पहले पद में महा, दूसरे पद में उदय। ये महा कौन सा है? ये महा एक उपसर्ग है साथियों, चर्चा की थी मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो, महा एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। और मैंने बताया था अगर महा उपसर्ग का प्रयोग किसी समास में हो जाता है तो वो समास कौन सा हो जाता है? वो समास हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। देखिए क्या कहीं ऑप्शन में कर्मधारय समास है? हाँ, ऑप्शन सेकंड में कर्मधारय समास है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, महोदय का आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो यहां पे देखिए कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे धीरे धीरे में, कि यहां पे बीच में डैश दिया हुआ है, बीच में क्या दिया हुआ है? डैश दिया हुआ है। तो तुरंत लोगों के माइंड में क्या जाएगा कि अरे सर ने योजक चिन्ह बता दिया था, और योजक चिन्ह से बने हुए जो समास होते हैं सामान्यतः किसके अंतर्गत जाते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत। ठीक है भाई, बताया था, लेकिन मैंने आपको याद हो तो मैंने वहां यह भी कहा था कि अधिकांशतः समास उसके अंतर्गत जाते हैं, सभी नहीं। ठीक है ना, दूसरी पहचान भी उसकी याद करिए। हमने आपको वहां पे एक चीज और बोली थी कि अगर द्वंद्व समास होता है तो वहां पे जो सामासिक पद प्रयुक्त हो रहे होते हैं वो विपरीतार्थक प्रकृति के होते हैं या विलोम स्वभाव के होते हैं। यहां पे देखिए दो पद हैं, क्या एक धीरे और दूसरा पद धीरे, क्या ये विपरीत प्रकृति के हैं? कहां विपरीत प्रकृति के हैं भाई? ये तो समान शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? समान शब्द हैं। तो अब यहां पे जरा पीछे जाकर के याद कीजिए, तो मैंने वहां आपको बताया था कि जब धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ कि जब समान शब्द, ठीक है ना, या एक ही शब्द की पुनरुक्ति, या हमने कहा था किसी शब्द की क्या हो, किसी शब्द का रिपीटिशन हो जाए या पुनरुक्ति हो जाए, तो उससे संबंधित हमने आपको महत्वपूर्ण एक बिंदु लिखवाया था कि जब किसी शब्द का क्या हो, किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, या वो शब्द दो बार लिखा हो, या वो शब्द दो बार लिखा हो, तो उस प्रकार से निर्मित समास आपका कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो साथियों इस प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ क्या है? बहुत सरल है। समास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तभी बताया था। बेसिक डेफिनेशन में सामान्य का जब हम लोगों ने एक सामान्य परिचय पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण होता है। क्या? संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण। संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड सी ऑप्शन हो जाएगा, संक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण पहचानने के लिए हमने आपको पहचान क्या बताई थी कि पद क्या होना चाहिए आपका? पहला पद जो होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची विशेषण। पहले पद पे आपको क्या मिलनी चाहिए? संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, और संख्या अगर मिल रही होगी तो वहां पे वो दो चीजों पे आपको जाना है कि अगर पहले पद पे आपको संख्या मिल रही है तो आपके माइंड में सिर्फ दो समास आने चाहिए। एक कौन सा? एक आना चाहिए आपके माइंड में द्विगु, और दूसरा आपका आना चाहिए बहुब्रीहि। ठीक है, कब द्विगु समास होगा इसकी भी चर्चा हमने की थी कि पहले पद पे संख्या हो और अर्थ कैसा हो? सामान्य हो। ठीक है, तो हमारा समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। और पहले पद पे संख्या हो और अर्थ हमारा कैसा हो? विशेष हो, तो वो हमारा समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना, तो हमने चर्चा की थी। तो अब हम इस पे देखते हैं। तो यहां देखिए क्या यथाशक्ति पहले पद पे संख्या है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। माता पिता, बीच में देखिए योजक चिन्ह, और माता पिता दोनों विपरीत प्रकृति के, तो ये भी हमारा नहीं होगा।
पीतांबर। पहले पद पे क्या, पीत, पीला, यानी विशेषण परंतु कैसा, संख्यावाचक नहीं, गुणवाचक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मिला हमें नवग्रह, नवग्रह, तो जब 3 नहीं है तो जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी नवग्रह में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और ये कैसे बनेगा, नवग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है। और ये अर्थ कैसा दे रहा है हमारा, ये एक सामान्य अर्थ दे रहा है, इस कारण इसमें कौन सा हो गया समास, हमारा समास हो गया इसमें द्विगु समास। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कठपुतली, ठीक है ना, कठपुतली। तो ये अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मूल रूप से क्वेश्चन जो है वो तत्पुरुष समास का है। किसका है, तत्पुरुष समास का। लेकिन अब पूछ दिया गया तत्पुरुष समास का कौन सा भेद इसके अंतर्गत है। तो जब हम कठपुतली को तोड़ेंगे, कठपुतली, तो ये शब्द हमारा टूटेगा काठ की पुतली, काठ की पुतली। तो यहां देखिए आपका चिन्ह क्या आया, का की के, और का की के चिन्ह कारक विभक्ति का किस समास के अंतर्गत प्रयुक्त होता है, यानी किस कारक के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। वो कारक हमारा होता है संबंध कारक, संबंध कारक अथवा षष्ठी विभक्ति। कौन सी, षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर बी, संबंध कारक तत्पुरुष समास या षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 सिंघा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 12 सिंघा। तो 12 सिंघा क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 12 सिंघा, 12 सींगों वाला। तो पहला पद देखिए इसका क्या मिला, पहला पद मिला क्या, 12। तो पहला पद 12 संख्या मिल गया। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि यहां पे जैसे ही हमें पहले पद पे संख्या मिली तो हमारे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन होने चाहिए, या तो ये द्विगु होगा या ये बहुब्री होगा। कौन सा होगा, यानी पहले पद पे अगर हमें संख्या मिल गई तो ये द्विगु और बहुब्री के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए चर्चा तो हम इसकी करेंगे, हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो क्या अव्ययी भाव इसका हट गया, कर्मधारय हट गया, तत्पुरुष हट गया। देखिए मिला ही आपको एक आंसर, एक ही मिला, क्या मिला, बहुब्री। तो देखिए इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से आपका सीधे सीधे बिना किसी झंझट के आपका सीधे सीधे आंसर निकल गया, क्योंकि द्विगु आपको क्या किया, उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं, ठीक है ना। द्विगु आपके ऑप्शन में आई नहीं, तो आपको आगे की चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका हम लोगों ने क्वेश्चंस अपने अभ्यास उसमें जब पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत भी लिया था। यहां पे हमने क्या किया था कि 12 सिंहों में देखिए एक पद क्या है, 12 है, ये संख्या को निरूपित कर रहा है, और दूसरा पद सिंह है, ठीक है ना। तो यहां पे 2 पद है, एक 12 और दूसरा सिंह। लेकिन इन दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तो 12 सिंह क्या हो जाता है, ये एक योगरूढ़ शब्द बन जाता है। कैसा बन जाता है, योगरूढ़। क्योंकि ये 12 सिंह जो होती है जानवरों की क्या हो जाती है, एक विशेष प्रजाति हो जाती है। ये एक विशेष प्रजाति को निरूपित करने लगता है, जिस कारण ये योगरूढ़ शब्द हो जाता है। अन्य अर्थ को देने के कारण यहाँ पे समास कौन सा हो जाता है, बहुब्री समास का हो जाता है। बहुब्री समास जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पे पॉइंट लिखवाया था, वहां पे हमने आपको लिखवाया था कि ऐसे शब्द जो योगरूढ़ प्रकृति के होते हैं वो सामान्यतः किसके अंतर्गत जाते हैं, बहुब्री समास के अंतर्गत जाते हैं। तो ये 12 सिंह का योगरूढ़ प्रकृति होने के कारण किसके अंतर्गत जाएगा, बहुब्री समास के अंतर्गत जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। धनंजय। अब धनंजय, तो यहां पे देखिए फिर वही चीज है कि आपका शब्दकोश बढ़िया होना चाहिए। धनंजय शब्द अगर आपको पर्यायवाची मालूम है कि धनंजय किसका पर्यायवाची होता है, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है। तो वहां पे एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको बहुब्री समास के अंतर्गत कि जो पर्यायवाची या समान अर्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची अथवा समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, या अधिकांशतः भगवानों के नाम होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं, ये सब जो होते हैं ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं,
बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो साथियों, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची, अथवा ये कहें कि एक तरीके से भगवान के संदर्भ में ही ले लें तो उसका नाम होने के कारण किसके अंतर्गत आ जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका भाई? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रथ चालक, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रथ चालक बन जाएगा रथ को चलाने वाला। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। रथ को चलाने वाला वो क्या हो जाएगा? रथ चालक। अब देखिए यहां पे ये क्या है? वर्तनी की अशुद्धि है, चलने वाला नहीं है। ये क्या हो गया? वर्तनी की अशुद्धि के कारण ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है। और जब हम लोगों ने बात की थी समास की, तो हमने क्या कहा था कि जो समास में पद प्रयुक्त हो रहे होते हैं वो पद को ही हम लोग लेते हैं, उसके समान कोई या उसके अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। जो पद आ रहे होंगे उसी का प्रयोग करेंगे। तो रथ चालक जो बनेगा, क्या बनेगा? रथ को चलाने वाला। ये क्या हो जाएगा आपका? इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्तव्य परायणता। ठीक है, कर्तव्य परायणता। तो यहां पे समास को पहचानना है तो आप ये शब्द जो आपका है कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता को अगर आप देखेंगे तो ये शब्द टूटेगा आपका कर्तव्य में परायणता। या ये मूल शब्द आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण। तो टूट करके बनेगा कर्तव्य में परायण। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आपको दो पदों के बीच में क्या ये चिन्ह मिल रहा है, और ये जो में चिन्ह होता है ये बच्चों किसका होता है? ये होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का किसका होता है? अधिकरण कारक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। आशा करता हूं कि अब आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे, सारी चीजें आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है ना। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या थी कि पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए या उपमेय प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, सीधे हम लोग देखते हैं दोपहर। ठीक है, होता क्या है, मैं भी आंसर बता दे रहा हूं, आंसर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन आगे हो गया शायद। ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए यहां पे पहला ऑप्शन दिया हो चंद्रमुख, यानी इसका क्या बना? चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख की क्या ये तुलना की जा रही है उपमेय उपमान प्रकृति के कारण। ठीक है, एक पद क्या हुआ? एक पद आपका उपमेय है और दूसरा पद आपका क्या है? उपमान है। तो उपमेय उपमान के कारण, उपमेय और उपमान के कारण ये कैसा हो गया आपका? ये कर्मधारय समास हो गया। ये नहीं होगा। मृग नयन, ठीक है, मृग के समान, नैनो वाली, मृग के जैसे नैनो वाली। तो यहां भी नैनो की क्या विशेषता बता दी, तो ये भी क्या हो गया? विशेषता बताने के कारण क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। काली मिर्च, इस मिर्च की क्या बताई गई? विशेषता बताई गई। तो ये भी क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। बचा आंसर आपका सी, दोपहर, दोपहर। तो देखिए यहां पे पहला पद क्या मिला? दो, और दो क्या है? एक संख्या है। दो क्या है? एक संख्या है। तो ये दोपहर जो होगा ये आपका कैसा हो जाएगा? ये कर्मधारय समास नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 11वें का आंसर क्या हो गया? 11वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में समास होगा। ठीक है ना। तो देखिए फिर से वही चीज है, जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? त्रि प्लस भुवन। ठीक है,
भुवन, भुवन का मतलब होता है लोक, ठीक है, भुवन का मतलब होता है लोक, ठीक है। इसी के संदर्भ में एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, वो भी इसी का समानार्थी प्रश्न होगा, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, त्रिलोक में कौन सा समास है, ठीक है ना। लोक या भुवन ये दोनों कैसे हैं, समानार्थी शब्द है, ठीक है ना। तो आपके सामने देखिए इसके माध्यम से हम दो क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिलोक या त्रिभुवन का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो देखिए यहां पे त्रिभुवन ले लीजिए चाहे त्रिलोक ले लीजिए, दोनों का पहला पद क्या है, त्रि आया, और ये त्रि क्या है, एक संख्या को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है साथियों, एक संख्या को निरूपित कर रहा है। अब जैसे ही हमने देखा संख्या को निरूपित करेगा तो समास क्या होना चाहिए, या तो वो द्विगु समास होना चाहिए या वो बहुब्री समास होना चाहिए, या तो वो द्विगु होना चाहिए या वो बहुब्री होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर में आपका बहुब्री है ही नहीं, आंसर में जब बहुब्री नहीं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। और अगर आंसर में इसका आप लोग एक चीज ध्यान रख लें कि अगर आंसर में यहां पे मान लीजिए इनमें से कोई ना होकर के यहां बहुब्री समास होता, बहुब्री ही समास होता, तो भी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर द्विगु समास ही होगा, इसका आंसर द्विगु समास ही होगा। अब आप कहोगे सर जी ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा भैया तीन लोक होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने क्या पढ़ा, तीन लोक होते हैं। अब तीन लोक में क्या क्या होता है, तो आप लोगों को सर जी आकाश लोक होता है, धरती लोक होता है और नीचे पाताल लोक होता है, यही तीन लोक होते हैं, इसके अलावा तो कोई लोक होता नहीं है ना। तो इस कारण सर जी यहां पे तो तीन लोकों का समावेश होने के कारण क्या होना चाहिए था, बहुब्री होना चाहिए था। नहीं साथियों ऐसा नहीं है, ठीक है। लोकों की जब संख्या है वो तीन ना होकर के 14 मानी गई है, ठीक है। यह साथी 14 लोक हैं, और इसकी पुष्टि अगर आपको करनी हो तो आप रामचरितमानस के एक चौपाई सुंदरकांड की ले सकते हैं, जहां पर तुलसीदास लिखते हैं 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई। तो ये भुवन भी जो है ना, देखिए ये भुवन भी इसका समानार्थी है। अब यहां पे देखिए एक शब्द आपके सामने और आ सकता है, त्रिभुवन, त्रिभुवन आया ना। तो त्रिभुवन बोले चाहे त्रिलोक बोले और चाहे अब क्या बोले, अरे ये त्रिभुवन तो है ही, ये शब्द ही है, ठीक है, भूल गए। तो वहां पे चौपाई क्या है, 14 भुवन एक पति होई। तो यानी ये भुवनों की संख्या जो होती है, लोगों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। उन 14 में से यहां क्या किया गया है, किसी तीन का समाहार किया गया है, किसी तीन का समाहार लिया गया है। तो वो तीन का समाहार क्या कहलाएगा, वो तीन का समाहार आपका कहलाएगा द्विगु समास। देखिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, 14 लोग तो मुझे भी पूरे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे जिनके नाम है क्या है, जैसे देखिए ये आपका है क्या होता है, सबसे पहले ये हो गया आपका, जैसे आपने माना स्वर्ग, स्वर्ग, ठीक है, ये हो गया धरती, ये हो गया धरती, और ये हो गया पाताल, पक्का ये पाताल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे कहते हैं कि धरती के बाद पाताल होता है, नहीं भाई, धरती के बाद डायरेक्ट पाताल नहीं होता, इसके बीच में लेयर होती है, उनको हम लोग नाम से जानते हैं। जैसे धरती से जस्ट नीचे आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, धरती या पृथ्वी से नीचे की जो सतह होती है उसको हम लोग बोलते हैं तल, क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। तल के नीचे होता है अतल, अतल, अतल के नीचे होता है वितल। देखिए ये सारे तल हैं, ऐसे नहीं कि सीधे धरती के नीचे आ गया, वितल के नीचे होता है तल, अतल, वितल, वितल के नीचे होता है तलातल, ठीक है। फिर इसके नीचे होता है रसातल, ठीक है। तल, अतल, वितल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और होता है, एक नाम मैं मिस कर रहा हूं शायद, तल, अतल, वितल, हाँ इनके बीच में, सॉरी यहां पे मिस कर रहा था मैं, तल, अतल, वितल, और इसके बीच में क्या होता है, यहां पे एक होता है सुतल, सुतल, सुतल के बाद होता है तलातल, तलातल, और फिर होता है रसातल। अब देखिए आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो यहां पे ये, और इसके बाद होता है आपका पाताल, क्या होता है, पाताल। अब ध्यान से आप देखिएगा, अब वो क्या कह रहा है, त्रिभुवन बोल रहा है। तो भाई त्रिभुवन हम कैसे कह सकते हैं कि कौन से तीन है, हम कह रहे हैं मान लीजिए उसने पृथ्वी को लिया और पृथ्वी के साथ तल और अतल का एक समाहार ले लिया, तो देखिए तीन लोग हो गए, एक लोग, दो लोग, तीन लोग। तो
ये एक समाहार हो गया तीन लोगों का। भाई इसको हम त्रिभुवन को बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, तीन भुवन का क्या समाहार, या तीन लोगों का क्या समाहार, यही तो हम बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो यहां पे देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो कौन से तीन लोग हैं। हो सकता है उसने इन तीन लोगों का समाहार ले लिया हो, या इन तीन लोगों का ले लिया हो, या आखिरी के इन तीन लोगों का ले लिया हो। तो इसका अर्थ कैसा मिलेगा, ये विशेष अर्थ ना मिलकर के कैसा एक अर्थ दे देगा, यह अर्थ आपका दे देगा सामान्य अर्थ दे देगा कि किसी भी तीन लोग को ले सकते हैं। इसी प्रकार ऊपर जब बढ़ेंगे तो ऊपर यहां बीच में स्वर्ग के बीच में 5 लोग और होते हैं। इस प्रकार से मिलाकर के 6, एक 7 और नीचे 7, टोटल क्या है, ये 14 लोगों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से अब आप लोगों को याद रहेगा कि त्रिभुवन हो या त्रिलोक हो, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है साथियों, आइए अगले पृष्ठ पे चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसलिए इसके हम लोगों ने यहां पे चर्चा की। ठीक है, देशार्पण। ठीक है, तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा, ये शब्द आपका बन जाएगा देश के लिए अर्पण। ठीक है ना, देश के लिए अर्पण। तो मूल रूप से तो यह क्वेश्चन किसका हो गया, तत्पुरुष समास का हो गया। किसका हो गया, तत्पुरुष समास का हो गया। लेकिन इसमें क्या तत्पुरुष समास का भी भेद पूछ रहा है, तत्पुरुष समास का भी भेद पूछ रहा है। तो भेद पूछने के कारण ये देखिए यहाँ पे के लिए चिन्ह मिला, और के लिए चिन्ह जो होता है वो किसका होता है, संप्रदान कारक का होता है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि। तो फिर से देखिए यहां पे जब इसको तोड़ेंगे तो ये शब्द टूटेगा क्या, सप्तधर ऋषि। सप्तधर ऋषि, पहला पद क्या मिला, सप्त यानी संख्या, तो समास क्या, या तो द्विगु या फिर बहुब्री। अर्थ हम लोग देखेंगे तो 7 ऋषि, किन्हीं भी 7 ऋषियों का समूह। ठीक है ना, सप्तर्षि का मतलब कोई विशेष नहीं, कोई भी 7 ऋषि अगर इकट्ठा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सप्तर्षि की संज्ञा देंगे। तो ये अर्थ कैसा मिला, इसका सामान्य अर्थ मिला। सामान्य अर्थ मिलने का समास कौन सा हो गया, द्विगु समास। ठीक है ना, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञवेदी। ठीक है ना, अब इस शब्द को फिर से तोड़िए। अब यहां पे देखिए ये आपको जब तोड़ेंगे तो ये मिला यज्ञ के लिए वेदी। ठीक है ना, बीच में आपको क्या मिला, ये कारक चिन्ह मिला, कारक चिन्ह मिला। ठीक है ना, कारक चिन्ह मिला। तो जब कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है पदों के बीच में तो उससे निर्मित समास हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके भेद की बात करते हैं हम लोग, अब देखिए अगर इस प्रश्न में इसके भेद की बात की जाती तो आप यहां से निकाल लेते कि के लिए जो होता है वो किसका चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का। किसका होता है, संप्रदान कारक का। तो तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार हो जाता, संप्रदान कारक। या इसी को हम लोग विभक्ति के टर्म में बोले तो कौन सी, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है, बताएं आप लोग। संप्रदान कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति अथवा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञवेदी हो गया। पतझड़। ठीक है ना, पतझड़ में कौन सा समास है, तो यहां पे देखिए पतझड़ में हम बोलेंगे तो पतझड़ का मतलब हुआ पत्तों का झड़ना। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, पत्तों का झड़ना। ठीक है ना, यहां पे मूल रूप से 2 शब्द हुए। यहां पे क्या, अब यहां पे आपका क्योंकि सर जी ये तो बीच में कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, कारक चिन्ह आ गया। तो यहां पे कारक चिन्ह को नहीं देखेंगे। जब हम पतझड़ की बात करते हैं तो यहां पे एक पद क्या है, पत्ता है, और दूसरा पद झड़ना है। ठीक है ना, दूसरा पद झड़ना है। लेकिन जब इन दोनों पदों को हमने मिलाया तो ये शब्द बना क्या हमारा, ये शब्द हमारा बन गया पतझड़। और जब इन 2 शब्दों को मिलाने पर जो नया शब्द बना ये एक किस प्रकार का शब्द हो गया, योग रूढ़ प्रकृति का हो गया। क्योंकि पतझड़ किसको निरूपित करता है, एक विशेष
किसको निरूपित करता है? ये विशेष ऋतु के नाम को निरूपित करता है। ठीक है, हमारी जो 6 ऋतुएं होती हैं हिंदी में के अनुसार, ठीक है, तो उनमें से एक ऋतु को निरूपित करने वाला कौन सा है? ये पतझड़ निरूपित है। और इस प्रकार से किस प्रकार का शब्द हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। तो योग रूढ़ प्रकृति का होने के कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में मैंने आपको लिखवाया था कि योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत जाते हैं? वो आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाते हैं। तो स्पष्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जलाव्रत, ठीक है ना, जलाव्रत। तो जलाव्रत को साथियों क्या लिखेंगे? जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ। तो देखिए यहां पर बीच में क्या मिला आपको? एक चिन्ह मिला। आवृत का मतलब या घिरा हुआ नहीं, अगर हम प्रयोग करेंगे तो सिर्फ पदों का, तो जल से आवृत, आवृत का अर्थ होता है, बात वही पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया था कि समासिक जो पद प्रयुक्त हो रहे थे उन्हीं पदों को हम लिखते हैं, ना कि उसके निकटतम अर्थ को। तो जलावृत को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल से आवृत। और ये जब से चिन्ह हमें मिला तो हम लोग देखते हैं से चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो किसमें किसमें होता है? या तो वो करण कारक में होगा या अपादान कारक में होगा। तो हम एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। कर्म नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन इसका मिल गया करण कारक। तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। चिड़ी मार, ये हमने प्रश्न जो है वो आपको अपनी जो समास की क्लास थी उसके दौरान भी इस पर चर्चा की थी। तो चिड़ी मार का आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? चिड़िया को, चिड़ी का अर्थ चिड़िया को मारने वाला। तो यहां देखिए बीच में चिन्ह क्या मिला? को मिला। और को चिन्ह किसका होता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना, तो यहां पे अच्छा अंदर पूछ ही नहीं रहा है, अगर सीधा सीधा हो गया तो ये क्या विभक्ति चिन्हों के कारण इसमें कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो आंसर तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। और अगर इसके भेद की बात करेगा तो इसका भेद क्या हो जाएगा? कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, कर्म कारक तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यव्रत, ठीक है ना, सत्यव्रत। तो यहां पे देखिए 2 पद हमें मिल रहे हैं, सत्य और व्रत। कौन कौन से मिल रहे हैं? सत्य और व्रत। ठीक है ना, तो इस व्रत की ये क्या है? एक तरीके से इस व्रत की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि व्रत कैसा है, सत्य को लेकर के धारण किया गया है। और अगर ये इसकी विशेषता को निरूपित करेगा, विशेषता को निरूपित करेगा, पहला पद इस व्रत की ये क्या है? विशेषता है, इसकी विशेषता को निरूपित करेगा। तो ऐसा पद जिसमें पहला पद विशेषता को दिखाता है, यदि क्या होता है? वो विशेषण होता है। तो समास हमारा कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिरिधर का समास विग्रह कीजिए। तो देखिए हमने फिर वही बात की थी, अभी अपने अंतिम क्वेश्चन में चर्चा की थी कि समास में जो पद प्रयुक्त हो रहे होते हैं उन पदों का अर्थ ना लेकर के वो पद ही हम समास के रूप में लेते हैं। तो यहां पे जब हम लेंगे तो क्या होगा? गिरि का धारण नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा गिरिधर को, गिरि को धारण करने वाला। ऑप्शन सेकंड। गिरि का अब यहां पे हम पर्वत नहीं लिख सकते, ठीक है ना, यहां पे सीधे सीधे गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ये एक व्यक्ति को निरूपित कर रहा है, यानी गिरिधर पर्यायवाची दिखा रहा है, पर्यायवाची दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अगर गिरिधर में पूछेंगे तो इसमें समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, समास भी आप लोग लिख लीजिए। गिरिधर में समास आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और गिरिधर का समासिक विग्रह होगा ऑप्शन बी, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनायास, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। अभी हम आपको आज ही के जो नल तत्पुरुष समास पढ़ाया है उसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको एक्सप्लेन करने की संभवतः अभी आवश्यकता नहीं लगती मुझे। तो इसका आंसर आप लोग लगा लें। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, तत्पुरुष समास का नन तत्पुरुष समास। इसमें उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा अन।
और अर्थ नकारात्मक होने के कारण ये न तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास, यानी देखिए यहां पे आपसे क्या पूछ दिया गया, तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछ दी गई, सीधे सीधे तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछ दी गई। और तत्पुरुष समास की जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास कैसा समास होता है जिसका कौन सा पद, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। तो देख लीजिए इसमें आंसर कहां पे होगा, ऐसा जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वो समास कौन सा होता है आपका, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन आपका सी, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने आपको चर्चा की थी पढ़ाते समय कि वह समास जिसमें समास में प्रयुक्त दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद या क्या तीसरा पद प्रधान होता है, वह समास हमारा कौन सा होता है, वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। सीधे सीधे परिभाषा का क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, पदच्युत। तो जब हम इसको बनाएंगे तो शब्द बनेगा पद से च्युत, पद से च्युत। ये देखिए बीच में क्या मिला, विभक्ति का प्रयोग हुआ और विभक्ति का प्रयोग होने के कारण इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब साथियों देखें, अगर इसका भी तत्पुरुष समास का इसमें भेद होता है तो देखिए यहां पे से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और से चिन्ह को हम लोग जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, या तो करण कारक के अंतर्गत आता है या अपादान के अंतर्गत आता है। दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कब करण का होगा कब अपादान का होगा, तो इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चीज क्या होती है, किसी को चीज से दूर किया जा रहा होता है, कहीं से हटाया जा रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, अलग करने के संदर्भ में अपादान कारक तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तो यहां से पदच्युत की जब हम बात करते हैं तो किसी को उसके पद से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है यानी दूर किया जा रहा है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, अगर तत्पुरुष का भी भेद पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या अपादान कारक तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 24वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है कमल नयन। ठीक है ना, कमल नयन। अब देखिए कमल नयन में मूल रूप से तो क्या है, ये सीधे सीधे हम लोग पर्यायवाची के अंतर्गत पढ़ते हैं। कमल नयन पर्यायवाची किसका, कमल नयन पर्यायवाची विष्णु का होता है। कमल नयन पर्यायवाची किसका होता है, कमल नयन पर्यायवाची किसका होता है, विष्णु का होता है। तो पर्यायवाची का होने के कारण इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन थर्ड जो है, सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन, बैलगाड़ी। ठीक है ना, बैलगाड़ी हमने चर्चा की थी किसके अंतर्गत, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। हमने क्या बोला था, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या, बैल और गाड़ी के बीच में पूरा का पूरा क्या है, पद है। और जहां पे पद लुप्त होता है वो क्या कहलाता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तत्पुरुष समास। 26वें का आंसर फर्स्ट लगाइए, तत्पुरुष समास। 27वां, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण, यहां पे शब्द को क्या देखना आपको, पुनरुक्ति, दो बार शब्द का रिपीटिशन अगर होता है तो उस प्रकार का समास भी जो होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो यह क्वेश्चन आपका, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, अरे क्वेश्चन कहां चला गया भाई, ये रह गया, आ जाओ। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, पल। ठीक है ना, बाकी देखिए अंत, अनंत,
अन्न और जल, धर्म और अधर्म, इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपका कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तीनों ही प्रश्न में आपका कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो 27वें का आंसर हो जाएगा 4th। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मृत्युंजय, फिर से देखिए, मृत्युंजय जो है वो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है या शंकर का पर्यायवाची है। और अगर पर्यायवाची है तो शब्द कैसा होना चाहिए? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होना चाहिए। तो 28वें का आंसर आप लोग लिखिए, आंसर 3rd C, बहुब्रीहि समास। 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास विकल्प पहचाना। देखिए यहां पे शब्द का मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो आप लोग शब्द लिख लो। वो शब्द शब्द आप लोग यहां पे लिख लेंगे। शब्द आप लोग लिख लीजिए। वो शब्द था सप्त सिंधु। शब्द क्या था? सप्त सिंधु। ठीक है ना? तो अब यहां पे आपको देखना है 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, 7 नदी। देखिए अब जब 7 है तो नदी का समूह तो शब्द ही गलत हो गया, और 7 सिंधु का समूह ये भी गलत हो गया। आपके पास बचता 7 सिंधुओं का समूह या 7 नदियों का समूह। तो साथियों मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सामासिक पद का विग्रह करते हैं, तो उस सामासिक पद में जो पद हमारे प्रयुक्त हो रहे हैं, विग्रह करते समय उन पदों को ही लिखते हैं, ना कि उसके निकटतम अर्थ को दिखाते हैं। तो यहां पे देखिए जब हम बात करेंगे सप्त सिंधु, तो इसके 2 पद क्या होंगे? सप्त और दूसरा पद क्या होगा? सिंधु होगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम याद रखेंगे कि यहां पे सिंधु के निकटतम अर्थ को नहीं लेंगे, या कोई सप्त सिंधु का जो अर्थ दे रहा है उसको नहीं लेंगे, बल्कि सीधा सीधा इसका अर्थ लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि सप्त सिंधुओं में हम लोग तुरंत भारतवर्ष के प्राचीन नाम पे पहुंच जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि सप्त सिंधु उसको 7 नदियों के कारण कहा गया था। तो वो अलग चीज है साथियों। ठीक है मित्रों, वो अलग चीज है। यहां पे आप समास की बात कर रहे हैं, पदों की बात कर रहे हैं, तो उसके अर्थ में हम पदों का ही जिक्र करेंगे। इस कारण से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 7 सिंधुओं का समूह हो जाएगा, न कि 7 नदियों का समूह। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सद्भावना। ठीक है, सद्भावना। अब जैसे इसको हम लोग भी तोड़ेंगे तो यहां पे हमें पहला शब्द क्या मिलेगा? सत। पहला शब्द क्या मिलेगा हमें? सत, धन, भावना। और ये सत्य क्या है? विशेषण के रूप में सत्य या सच्ची, जिसकी भावना कैसी है? सत्य भावना है। ये पद क्या हो गया? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया। विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया, यानी अगर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो उस प्रकार का समास हमारा कौन सा होता है? कर्मधारय समास हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। और आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। देशभक्ति। ठीक है ना, देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद क्या होगा? यानी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है आपका बनाया गया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो आपका शब्द है यहां पे, ये जो आपका शब्द दिया हुआ है देशभक्ति, ठीक है ना, ये देशभक्ति शब्द का आपको विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद उसका समास का नाम बताना है कि उसका समास का नाम कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप इसका विग्रह ठीक तरीके से करें। अगर आप इसका विग्रह ठीक कर पाएंगे तो ही इसके उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप इसका विग्रह नहीं कर पा रहे हैं तो जो आप विग्रह करेंगे उसी के अनुसार आपका उत्तर निकलेगा। तो अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा देश के लिए भक्ति। ठीक है भाई, क्या बना? देश के लिए भक्ति। और जब आपने एक बार विग्रह ठीक कर लिया तो आपको जाहिर सी बात है बहुत आसानी से आप उसका उत्तर भी पा पाएंगे, क्योंकि के लिए जो होता है वो चिन्ह होता है, कारक होता है, विभक्ति चिन्ह होता है।
ठीक है। और इस प्रकार से निर्मित समास जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये के लिए जो चिन्ह होता है वो किस कारक का होता है? संप्रदान कारक का होता है। किसका होता है? संप्रदान कारक का होता है। तो इस प्रकार से आपका साथियों सही क्वेश्चन बनेगा, पहला जो होगा वो बनेगा इसका देश के लिए भक्ति। तो आप देख लीजिए जहां पे भी ऑप्शन हो, एक ही का ये ऑप्शन है, देश के लिए भक्ति, और यहीं से आपको आंसर मिल गया आपका संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो साथियों इस प्रकार से जो है वो आज आपका क्लास जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारी समास की क्लास है, अभ्यास सेशन है, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। ये जो हमारा अभ्यास सत्र था इसमें हमने 6 प्रकार के समास और उसके उपभेद पे चर्चा करने का एक प्रयास किया है। ठीक है, और भी अधिक जो क्वेश्चन है वो आप अपनी पुस्तकों से लगाएं, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक और अधिक क्वेश्चनों की शीट जो है वो आपको प्रोवाइड करने का या उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो यहां से आज हम लोग अपने एक टॉपिक को पूर्ण करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और इसी के साथ हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।